नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से अर्थशास्त्र सेक्शन के टॉपिक राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट, कराधान और जीडीपी से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम अर्थशास्त्र के कुल 3 टॉपिक में 79 प्रश्नों को यानी कि 79 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, ये हमारा चौथा टॉपिक है राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट, कराधान और जीडीपी से संबंधित। और दोस्तों, इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 80वें प्रश्न से। प्रश्न है दोस्तों, सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण डैश हो सकता है। सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी से जो है वो डैश हो सकता है। सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण डैश हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें आपके आंसर हैं ए और बी दोनों, यानी कि अतिरिक्त व्यय और मुद्रास्फीति। अतिरिक्त व्यय और मुद्रास्फीति। सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण अधिक व्यय और मुद्रास्फीति हो सकती है। सरकार के द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण अधिक व्यय और मुद्रास्फीति हो सकती है। मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी है जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि में परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी क्या कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी क्या कहलाता है। दोस्तों, आंसर है इसका ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी। हरित सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के मानक जीडीपी के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास का एक संकेतक है। इस अवधारणा को चीन ने 2006 में 2004 के लिए अपना पहला हरित जीडीपी डेटा प्रकाशित करके पेश किया था। हरित सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के मानक जीडीपी के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास का एक संकेतक है। इस अवधारणा को चीन ने वर्ष 2006 में 2004 के लिए अपना पहला हरित जीडीपी डेटा प्रकाशित करके पेश किया था। नीली अर्थव्यवस्था समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। अगला प्रश्न दोस्तों, एनडीपी एट एफ सी बराबर है जीडीपी एट एफ सी माइनस डैश के। एनडीपी एट एफ सी बराबर जीडीपी एट एफ सी माइनस डैश के। तो दोस्तों, इसका आंसर है डिप्रीशिएशन, यानी कि मूल्यह्रास के। मूल्यह्रास के। कारक लागत यानी कि एफसी पर एनडीपी पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। दोस्तों, इसका मतलब है आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज आदि के रूप में कारकों द्वारा अर्जित आय है। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज आदि के रूप में कारकों के द्वारा अर्जित आय है। एफसी यानी कि कारक लागत पर एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद आपका इक्वल होता है एफसी पर जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद घटा मूल्यह्रास के। एनडीपी आपका दोस्तों इक्वल होता है एफसी पर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें से दोस्तों आपको घटा करना है मूल्यह्रास के। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का एक पैमाना है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का एक पैमाना है। मूल्यह्रास उत्पादक गतिविधियों में इसके उपयोग से जुड़े टूट फूट के माध्यम से अचल पूंजी के अवमूल्यन का वर्णन करता है। मूल्यह्रास उत्पादक गतिविधियों में इसके उपयोग से जुड़े टूट फूट के माध्यम से अचल पूंजी के अवमूल्यन का वर्णन करता है। उपादान भुगतान प्रवाह के निम्नलिखित में से कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है। उपादान भुगतान प्रवाह के निम्नलिखित में से कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है। आंसर दोस्तों इसका आय वितरण कोण। आय वितरण कोण। आय वितरण कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है। आय वितरण कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है। राष्ट्रीय आय एक उत्पादन वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी कारक आय का योग है। राष्ट्रीय आय एक उत्पादन वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी कारक आय का योग है। सरकार द्वारा ऋण का भुगतान डैश का एक उदाहरण है। सरकार के द्वारा ऋण का भुगतान डैश का एक उदाहरण है। आंसर दोस्तों इसका पूंजीगत व्यय का। पूंजीगत व्यय का। सरकार द्वारा ऋण का भुगतान पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। सरकार द्वारा ऋण का भुगतान पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च किया गया धन है।
और राजस्व व्यय वर्तमान अवधि में या आमतौर पर 1 वर्ष के भीतर उपयोग किए जाने वाले अल्पकालिक खर्च होते हैं। राजस्व व्यय वर्तमान अवधि में या आमतौर पर 1 वर्ष के भीतर उपयोग किए जाने वाले अल्पकालिक खर्च होते हैं। राजस्व प्राप्तियों को उन प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ना तो कोई दायित्व पैदा करती है और ना ही सरकार की संपत्ति में कोई कमी लाती है। पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी रसीदें हैं जो देनदारियों का निर्माण करती है या फिर वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी रसीदें हैं जो देनदारियों का निर्माण करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 85वां प्रश्न, डैश करों में से एक है जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए यह कानूनी रूप से लगाया गया है। डैश करों में से एक है जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए यह कानूनी रूप से लगाया गया है। आंसर दोस्तों इसका प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर गैर हस्तांतरणीय कर है। प्रत्यक्ष कर गैर हस्तांतरणीय कर है जो करदाता के द्वारा सरकार को भुगतान किए जाते हैं, जैसे कि आय कर। अप्रत्यक्ष कर हस्तांतरणीय कर है जहां भुगतान करने की देयता को मूल्यवर्धित कर जैसे अन्य पर स्थानांतरित किया जा सकता है। 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार वस्तु और सेवा कर, एक राष्ट्र एक बाजार एक कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपयोग किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार वस्तु और सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपयोग किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के तहत 4 टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28% के। यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ रुपए हैं तो विदेशों से शुद्ध घटक आय 2,000 रुपए करोड़ है तो घरेलू आय क्या है? यदि राष्ट्रीय आय 10,000 रुपए करोड़ है और विदेशों से शुद्ध घटक आय 2,000 रुपए करोड़ है तो घरेलू आय क्या है? आंसर इसका 8,000 रुपए करोड़। राष्ट्रीय आय बराबर है दोस्तों घरेलू आय प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय के। राष्ट्रीय आय आपकी बराबर होती है घरेलू आय प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय के। तो घरेलू आय आपकी होगी 10,000 माइनस में 2,000 यानी कि 8,000 करोड़ रुपए की। राष्ट्रीय आय की गणना को किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों आंसर है इसका मूल्यवर्धित विधि को। मूल्यवर्धित विधि को। राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्यवर्धित विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्यवर्धित विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के रूप में भी जाना जाता है। व्यय विधि को आय निपटान विधि के रूप में भी जाना जाता है। आय विधि को वितरण विधि के रूप में भी जाना जाता है। आय विधि को वितरण विधि के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों व्यय विधि है इसको जाना जाता है आपकी आय निपटान विधि के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों 88वां प्रश्न, मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? आंसर दोस्तों इसका हॉकिंस दृष्टिकोण। हॉकिंस दृष्टिकोण। हॉकिंस दृष्टिकोण दोस्तों मुद्रास्फीति से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति पर अंकुश लगाने और इस तरह मांग को कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करने को तैयार होते हैं। हॉकिंस दृष्टिकोण के दोस्तों अनुसार मुद्रास्फीति से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति पर अंकुश लगाने और इस तरह से मांग को कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करने को तैयार होते हैं। और उदार दृष्टिकोण के अनुसार दोस्तों केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करके मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार होते हैं। उदार दृष्टिकोण के अनुसार केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करके मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार होते हैं। और तटस्थ दृष्टिकोण में केंद्रीय बैंक या तो दर में कटौती कर सकते हैं या फिर दर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्यवर्धित पद्धति में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्यवर्धित पद्धति में शामिल नहीं है? दोस्तों जो शामिल नहीं है वो आपको बताना है। दिए गए आपके ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। दूसरा दोस्तों आपका ऑप्शन है विदेशों से शुद्ध कारक आय। विदेशों से शुद्ध कारक आय। तीसरा दोस्तों आपका ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादक उद्यमों के सभी मूल्य। और दोस्तों आपका डी ऑप्शन है पुरानी वस्तुओं का मूल्य। पुरानी वस्तुओं का मूल्य। तो दोस्तों आपका आंसर है इसमें पुरानी वस्तुओं का जो मूल्य है दोस्तों वो आपका राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्यवर्धित पद्धति में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियां हैं, अर्थात आय विधि, व्यय विधि और मूल्यवर्धित विधि। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और मूल्यवर्धित विधि, जिसमें मूल्यवर्धित विधि NNP FC बराबर है GDP MP
माइनस डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, और उसमें आपको प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेशों से शुद्ध जो कारक आपकी आय होती है, और उसमें से दोस्तों आपको माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, और उसमें आपकी जमा होगी सब्सिडी, उसमें आपकी जमा होगी सब्सिडी। इसमें पुरानी वस्तुओं का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है वो शामिल नहीं किया जाता है। इसमें पुरानी वस्तुओं का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है वो शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? तो दोस्तों आपको सत्य है, जो सही है वो आपको बताना है। दिए गए आपके ऑप्शन हैं, सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास बराबर है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद के। दूसरा दोस्तों आपका ऑप्शन है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास बराबर है आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद के। तीसरा दोस्तों आपका ऑप्शन है, सकल घरेलू उत्पाद माइनस में मूल्यह्रास बराबर है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद के। या फिर चौथा ऑप्शन, सकल घरेलू उत्पाद माइनस में मूल्यह्रास बराबर है आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद के। सकल घरेलू उत्पाद माइनस में मूल्यह्रास बराबर है आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद के। तो दोस्तों आपका सत्य बताना है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा इसमें सकल घरेलू उत्पाद, उसमें से आपको माइनस करना है मूल्यह्रास, और बराबर होगा ये आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद के। सकल घरेलू उत्पाद माइनस में अगर मूल्यह्रास किया जाए तो दोस्तों हमें प्राप्त होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एक अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। मूल्यह्रास एक लेखांकन पद्धति को संदर्भित करता है जिसका उपयोग किसी मूर्त या भौतिक संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन पर आवंटित करने के लिए किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी एक राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन का एक वार्षिक मापन है। शुद्ध घरेलू उत्पाद एक राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन का एक वार्षिक मापन है जिसे मूल्यह्रास के लिए खाते में समायोजित किया जाता है, जिसे मूल्यह्रास के लिए खाते में जोड़ा जाता है, जिसे समायोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? आंसर दोस्तों इसका वस्तु और सेवा कर। प्रत्यक्ष कर के दोस्तों एग्जाम्पल है आपके आय कर, कॉर्पोरेट कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर आदि। ये दोस्तों सभी आपके प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। आय कर, कॉर्पोरेट कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर आदि। और अप्रत्यक्ष कर के दोस्तों आपके दिए गए एग्जाम्पल वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वेट, सेवा कर, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क आदि। इस दोस्तों आपके सभी हैं अप्रत्यक्ष कर। 92वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपको सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन दिए गए आपको, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुमान लगाते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। दोस्तों पहला आपको दोस्तों कथन दिया गया है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुमान लगाते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। दूसरा दोस्तों आपको कथन दिया गया है, एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। तीसरा दोस्तों आपको कथन दिया गया है, सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। दोस्तों आपको सही कथन बताने हैं। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि ऊपर जो तीनों कथन ये दिए गए हैं आपके सही है। तीनों ही कथन आपके दोस्तों ये सही होंगे। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के भीतर किए गए सभी तैयार माल और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। जीडीपी के 3 प्रकार है, जिसमें दोस्तों आपका सांकेतिक जीडीपी मौजूदा बाजार कीमतों पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, अर्थात जीडीपी स्थिर कीमतों पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का योग। और वास्तविक जीडीपी किसी भी अंतराल या किसी भी समय पर सभी आउटपुट का वास्तविक समय माप। किसी भी अंतराल या किसी भी समय पर सभी आउटपुट का वास्तविक समय माप। तो दोस्तों जीडीपी के 3 प्रकार हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य पीआईबी द्वारा डैश में प्रकाशित किया जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य पीआईबी द्वारा डैश में प्रकाशित किया जाता है। आंसर दोस्तों इसका भारतीय रुपया में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य पीआईबी द्वारा भारतीय रुपये में प्रकाशित किया जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य पीआईबी के द्वारा भारतीय रुपये में प्रकाशित किया जाता है। जीडीपी को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा परिभाषित किया गया है। यहाँ पर जीडीपी आपकी बराबर है खपत प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च और प्लस शुद्ध निर्यात की। यह दोस्तों आपका जीडीपी खपत प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस शुद्ध निर्यात की। 94 दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, इस वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात रिकॉर्ड
84.2% तक बढ़ाया गया था। इस वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात रिकॉर्ड 84.2% तक बढ़ाया गया था। आंसर है इसका वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात बढ़कर 84.2% हो गया। वर्ष 2003 में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात बढ़कर 84.2% हो गया। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी देशों द्वारा एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का एक मौद्रिक उपाय है। अगला प्रश्न दोस्तों 95 प्रश्न हमें दिया गया है। डैश एक कर प्रणाली है जो कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्रित करती है। डैश एक कर प्रणाली है जो कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करती है। दोस्तों आंसर इसमें आरोही कर। आरोही कर। आरोही कर एक ऐसी कर प्रणाली है जो कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करती है। आरोही कर एक ऐसी कर प्रणाली है जो कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करती है। अनुपातिक कर एक आय कर प्रणाली है जो आय की परवाह किए बिना सभी पर समान प्रतिशत कर लगाता है। अनुपातिक कर एक आयकर प्रणाली है जो आय की परवाह किए बिना सभी पर समान प्रतिशत कर लगाता है। एक प्रतिगामी कर एक समान रूप से लागू किया गया कर है जो उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों की आय का एक बड़ा प्रतिशत देता है। एक प्रतिगामी कर एक समान रूप से लागू किया गया कर है जो उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों की आय का एक बड़ा प्रतिशत लेता है। पेरोल टैक्स को उस टैक्स के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसे नियोक्ता के पैरोल पर रोक दिया जाता है, चार्ज किया जाता है या लगाया जाता है। 96 दोस्तों प्रश्न में दिया गया है। आउटपुट मेथड के अनुसार जीडीपी की गणना इस प्रकार की जाती है। आउटपुट मेथड के अनुसार जीडीपी की गणना इस प्रकार की जाती है। दोस्तों आंसर है इसका स्थिर कीमतों पर जीडीपी माइनस में कर प्लस सब्सिडी। जीडीपी की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है। व्यय, उत्पादन या आय का उपयोग करके। जीडीपी की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है। व्यय, उत्पादन या आय का उपयोग करके। आउटपुट मेथड के अनुसार जीडीपी की गणना स्थिर कीमतों पर जीडीपी के रूप में की जाती है। टैक्स प्लस सब्सिडी। टैक्स प्लस सब्सिडी। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है? आंसर दोस्तों इसका केंद्रीय बजट वर्ष 2021 से 22 का। केंद्रीय बजट 2021 से 22 का भारत का पहला पेपरलेस बजट है। केंद्रीय बजट 2021 से 22 का भारत का पहला पेपरलेस बजट है। 2022 से 21 भी लगातार दूसरे साल पेपरलेस बजट रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट के बारे में बताता है और अनुच्छेद 202 राज्य के बजट के बारे में बताता है। अनुच्छेद 202 राज्य के बजट के बारे में बताता है। केंद्रीय बजट के बारे में दी गए कथनों में से कौन सा सत्य है? केंद्रीय बजट के बारे में दी गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो दोस्तों आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, सही बताना है कथन। दोस्तों पहला हमें कथन दिया गया है, लेखा अनुदान केवल सरकारी बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है। लेखा अनुदान केवल सरकारी बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है। दोस्तों दूसरा कथन हमें दिया गया है, लेखा अनुदान और अंतरिम बजट समान नहीं होते हैं। लेखा अनुदान और अंतरिम बजट समान नहीं होते हैं। तीसरा दोस्तों कथन दिया गया है, एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट के समान एक पूर्ण वित्तीय विवरण देता है। एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट के समान एक पूर्ण वित्तीय विवरण देता है। दोस्तों दिए गए आपके इसमें ऑप्शन है केवल ए, केवल सी, केवल ए बी सी तीनों ही या फिर ए और बी। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी और सी तीनों ही जो दोस्तों दिए गए कथन है आपके ऊपर वो सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के केंद्रीय बजट का उद्देश्य 4
प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। दोस्तों ये आपको 2022 से 23 का जो है बजट आपको बताया गया था कि उसका उद्देश्य था 4 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, उदयमान अवसर, नियोजित ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई, निवेश का वित्तपोषण आदि। जीडीपी डिफ्लेक्टर को डैश भी कहा जाता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर को डैश भी कहा जाता है। दोस्तों आंसर है आपका निहित मूल्य डिफ्लेक्टर। निहित मूल्य डिफ्लेक्टर। जीडीपी सकल घरेलू परियोजना डिफ्लेक्टर मुद्रास्फीति का एक उपाय को निहित मूल्य डिफ्लेक्टर भी कहा जाता है। जीडीपी सकल घरेलू परियोजना डिफ्लेक्टर मुद्रास्फीति का एक उपाय को निहित मूल्य डिफ्लेक्टर भी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के भीतर किए गए सभी तैयार माल और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित कर जनवरी 2015 से डैश कर दिया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला का आधार वर्ष 2004 से 5 संशोधित कर जनवरी 2015 से डैश कर दिया गया था। दोस्तों आंसर है इसका 2011 से 12। 2011 से 12। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला का आधार वर्ष जनवरी 2015 से 2004-5 से 2011 से 12 तक संशोधित किया गया था। 2004 से 5 का जो आधार वर्ष था दोस्तों उसे हटाकर अब 2011 से 12 कर दिया गया है जनवरी 2015 में। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? आंसर दोस्तों इसका लॉफर वक्र। लॉफर वक्र। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति लॉफर कर्व यानी कि वक्र के आर्थिक सिद्धांत के इर्द गिर्द केंद्रित थी। लॉफर जो वक्र है यानी कि जो कर्व है उसके आर्थिक सिद्धांत के ये इर्द गिर्द केंद्रित थी। जो ये सबसे बड़ी कर कटौती पर जो इन्होंने हस्ताक्षर किए थे अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में। ये आपकी आधारित थी लॉफर वक्र पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि के लिए भारत की औसत घातीय वृद्धि दर जनसंख्या डैश प्रतिशत थी। वर्ष 2001 से 11 की अवधि के लिए भारत की औसत घातीय वृद्धि दर जनसंख्या डैश प्रतिशत थी। आंसर दोस्तों इसका 1.64 प्रतिशत। 1.64%। 2011 से 2011 की अवधि के लिए भारत की औसत घातीय वृद्धि दर जनसंख्या 1.64 प्रति वर्ष थी। 2001 से 2011 की अवधि के लिए भारत की औसत घातीय वृद्धि दर 1.64 प्रति वर्ष थी। अगला प्रश्न है, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर दोस्तों इसका 2005 में। मूल्य वर्धित कर भारत में 2005 में पेश किया गया था और 2017 से यह माल और सेवा कर के अंतर्गत समाहित हो गया। भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को बदलने के लिए भारतीय कराधान प्रणाली में अप्रत्यक्ष कर के रूप में मूल्य वर्धित कर वैट की शुरुआत किस वर्ष की थी? भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को बदलने के लिए भारतीय कराधान प्रणाली में अप्रत्यक्ष कर के रूप में मूल्य वर्धित कर वैट की शुरुआत किस वर्ष की थी? आंसर दोस्तों इसका 2005 में। वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को बदलने के लिए भारतीय कराधान प्रणाली में एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट की शुरुआत की थी। वैट की शुरुआत की थी आपकी 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष यानी कि करंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष यानी कि करंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? आंसर दोस्तों इसका राजस्व आय। राजस्व आय। राजस्व आय भारत के चालू खाता शेष को सीधे प्रभावित नहीं करती है। राजस्व आय भारत के चालू खाता शेष को सीधे प्रभावित नहीं करती है। सरकार के लिए राजस्व के 5 प्रमुख स्रोत हैं, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी, आय कर, निगम कर, गैर कर राजस्व और संघ उत्पाद शुल्क है।
निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों आंसर है इसका जीडीपी माइनस में मूल्यह्रास। जीडीपी माइनस में मूल्यह्रास। जीडीपी माइनस में मूल्यह्रास शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। जीडीपी माइनस में मूल्यह्रास शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एक राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन का एक उपाय है जिसे मूल्यह्रास के लिए खाते में समायोजित किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 107 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? दोस्तों आंसर है इसका अंतिम माल की बिक्री। अंतिम माल की बिक्री। अंतिम माल की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। अंतिम माल की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। जीडीपी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। जीडीपी आर्थिक गतिविधि का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मापन है। जीडीपी आर्थिक गतिविधि का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मापन है। केंद्रीय बजट 2020 से 21 ने बैंक जमा के लिए जमा बीमा कवरेज बढ़ाकर रुपए प्रति जमाकर्ता कर दिया है। केंद्रीय बजट 2020 से 21 ने बैंक जमा के लिए जमा बीमा कवरेज बढ़ाकर रुपए डैश प्रति जमाकर्ता कर दिया है। आंसर दोस्तों इसका 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। केंद्रीय बजट 2020 से 21 ने बैंक जमाओं के लिए जमा बीमा कवरेज बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति जमाकर्ता कर दिया है। अगला प्रश्न है कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों से है जिन्हें सामूहिक रूप से उसके डैश के रूप में जाना जाता है। कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों से है जिन्हें सामूहिक रूप से उसके डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर दोस्तों इसका राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों में सुधारों से संबंधित है जिन्हें सामूहिक रूप से इसकी राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसे प्रभावित करने के लिए अपने खर्च और कर की दर को समायोजित करती है। जीएसटी को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? जीएसटी को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? आंसर इसका 101 जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? आंसर है दोस्तों इसका सेवा क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र का 2019 से 20 में भारत के जीवीए में 55.3% का योगदान करने का अनुमान है। शुद्ध राष्ट्रीय आय की सटीक परिभाषा कौन सी है? शुद्ध राष्ट्रीय आय की सटीक परिभाषा कौन सी है? आंसर दोस्तों इसका जीएनपी माइनस में मूल्यह्रास। जीएनपी माइनस में मूल्यह्रास। जीएनपी माइनस में मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एवं विदेशों से शुद्ध कारक आय है। जीएनपी माइनस में मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एवं विदेशों से शुद्ध कारक आय है। जब मूल्यह्रास को जीएनपी से घटा दिया जाता है तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। जब मूल्यह्रास को जीएनपी से घटा दिया जाता है तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों 113वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय आंकलन को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय आंकलन को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? आंसर इसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्र सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए केंद्र सांख्यिकी संगठन दोस्तों ये जिम्मेदार होता है। 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद ने वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया? 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद ने वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया? दोस्तों आंसर इसको 101वां ये संविधान संशोधन अधिनियम था जिसे जीएसटी वस्तु जो सेवा कर से लागू किया गया था। 101वें वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को संसद के द्वारा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत
8 सितंबर 2016 को अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? आंसर दोस्तों इसका केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री शामिल है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन प्रकाशित करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन प्रकाशित करता है? आंसर दोस्तों इसका वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। 117वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है, आय विधि, व्यय विधि और डैश विधि। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है। पहले दोस्तों आय विधि, दूसरी है व्यय विधि और तीसरी आपको पूछी गई है। तो दोस्तों आंसर इसका उत्पाद मूल्य वर्धित विधि। उत्पाद मूल्य वर्धित विधि। उत्पाद मूल्य वर्धित विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्य वर्धित विधि उत्पादन के प्रत्येक चरण में उत्पाद में जोड़े गए मूल्य पर केंद्रित है। राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य वर्धित विधि उत्पादन जो है दोस्तों उसके प्रत्येक चरण में उत्पाद में जोड़े गए मूल्य पर केंद्रित है। जीएनपी का अर्थ है। जीएनपी का अर्थ है आंसर दोस्तों इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी किसी देश के निवासियों द्वारा आपूर्ति किए गए श्रम और संपत्ति द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य का एक अनुमान है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी देश के निवासियों द्वारा आपूर्ति किए गए श्रम और संपत्ति के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य का एक अनुमान है। अगला प्रश्न दोस्तों 119वां प्रश्न, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन कर, माल और सेवा कर लगाया गया था? भारत के संविधान में कौन सा संशोधन कर, माल और सेवा कर लगाया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 101वां संविधान संशोधन एक्ट 2016 ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन एक्ट 2016 ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को एक ही राष्ट्र व्यापी कर के साथ प्रतिस्थापित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विस्फीति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विस्फीति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों आपको सही कथन की पहचान करनी है। दिए गए आपके कथन हैं, एक ऐसा परिदृश्य जब मुद्रास्फीति मुख्य रूप से केवल कुछ वस्तुओं की मुद्रास्फीति के कारण होती है और सभी वस्तुओं की नहीं। दूसरा दोस्तों कथन है, एक विशिष्ट अवधि में कीमतों में समग्र कमी। एक विशिष्ट अवधि में कीमतों में समग्र कमी। और तीसरा दोस्तों आपको कथन दिया गया है, एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी। एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी। दोस्तों चौथा आपको कथन दिया गया है, अप्रत्याशित कारणों से कीमतों में अचानक तेज कमी। अप्रत्याशित कारणों से कीमतों में अचानक तेज कमी। दोस्तों आपको विस्फीति के विषय में जो है कथन आपको सही बताना है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी। एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी। अवस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी है। अवस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी है। अवस्फीति तब होती है जब उपभोक्ता मूल्य स्तर में वृद्धि पिछली अवधि से धीमी हो जाती है, जब कीमत बढ़ रही थी। अगला प्रश्न दोस्तों 121वां प्रश्न, जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं, कंपनी अधिनियम के तहत जीएसटी नेटवर्क का गठन किया गया था। कंपनी अधिनियम के तहत जीएसटी नेटवर्क का गठन किया गया था। दूसरा दोस्तों आपका ऑप्शन है, तो वे संशोधन ने देश में जीएसटी की शुरुआत की। तीसरा दोस्तों आपका कथन है,
केंद्र की जीएसटी नेटवर्क में 100% हिस्सेदारी है। केंद्र की जीएसटी नेटवर्क में 100% हिस्सेदारी है। चौथा दोस्तों आपका ऑप्शन है जीएसटी काउंसिल एक वैधानिक निकाय है। तो दोस्तों आपको जीएसटी के संबंध में जो है सही बताना है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कि कंपनी अधिनियम के तहत जीएसटी नेटवर्क का गठन किया गया था। बाकी तीनों ही आपके दिए गए जो कथन है या ऑप्शन है ये तीनों ही आपके गलत हैं जीएसटी के संबंध में, केवल एक को छोड़कर। कंपनी अधिनियम के तहत जीएसटी नेटवर्क का गठन किया गया था। कंपनी अधिनियम के तहत जीएसटी नेटवर्क का गठन किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर परिषद वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। देश में जीएसटी को 101वें संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। देश में जीएसटी को 101वें संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। अक्टूबर 2019 तक केंद्र के पास जीएसटी नेटवर्क में 50% हिस्सेदारी होगी और शेष राज्यों के पास नए ढांचे में अनुपातिक आधार पर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 122वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? दोस्तों आंसर है इसका कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स कार्बन टैक्स पिगोवियन टैक्स किसी भी बाजार गतिविधि पर एक कर है। कार्बन टैक्स यानी कि पिगोवियन टैक्स किसी भी बाजार गतिविधि पर एक कर है जो पर्यावरण या समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कर का उद्देश्य अवांछित या अक्षम बाजार परिणाम को ठीक करना है। कार्बन टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की कार्बन सामग्री पर लगाया जाने वाला एक कर है। कार्बन टैक्स यानी कि पिगोवियन टैक्स जो है वो वस्तुओं और सेवाओं की कार्बन सामग्री पर लगाए जाने वाला कर है। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है 123वां प्रश्न, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? दोस्तों आंसर है इसका 33। जीएसटी परिषद जीएसटी की एक शासी निकाय है जिसमें 33 सदस्य हैं, जिनमें से 2 सदस्य केंद्र के हैं और 31 सदस्य 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश विधायिका के साथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजकोषीय घाटा क्या अर्थ है? राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? दोस्तों आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। राजकोषीय घाटा बराबर है आपका कुल व्यय माइनस में कुल प्राप्ति उधार को छोड़कर। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री जुलाई 2022 में दोस्तों निर्मला जो सीतारमन थी ये करती थी, यानी कि अभी भी यही करते क्योंकि वित्त मंत्री तो हमारी अभी भी जो है निर्मला सीतारमन ही है, तो वही जो है जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता करती है, जो भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री की सहायता करती है, जो भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री की सहायता करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है? निम्न में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है? आंसर दोस्तों इसका शराब। जिन उत्पादों को जीएसटी से छूट दी गई है वे हैं शराब, पेट्रोलियम और बिजली बिल। बाकी सभी वस्तु जीएसटी के दायरे में आती है। जिन उत्पादों को जीएसटी से छूट दी गई है वे हैं दोस्तों शराब, पेट्रोलियम और बिजली बिल। बाकी सभी वस्तुओं पर जो है जीएसटी को दायरे में आती है, उन पर जीएसटी लगाया जाता है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है, वह जीडीपी जिसकी गणना क्रिप्टो करेंसी के दृष्टिकोण से की जाती है। वह जीडीपी जिसकी गणना क्रिप्टो करेंसी के दृष्टिकोण से की जाती है। दूसरा दोस्तों, वह जीडीपी जिसकी गणना किसी आधार वर्ष को निर्धारक मानकर की जाती है। तीसरा दोस्तों आपका ऑप्शन है, वह जीडीपी जिसकी गणना वर्तमान बाजार कीमत पर की जाती है। और चौथा दोस्तों आपका ऑप्शन है, वह जीडीपी जिसकी गणना के दौरान सभी निर्यातों एवं आयातों को बाहर रखा जाता है। वह जीडीपी जिसकी गणना के दौरान सभी निर्यातों एवं आयातों को बाहर रखा जाता है। तो दोस्तों आपको राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जो है आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा जो कथन है इससे मैच खाता है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन सी।
वह जीडीपी जिसकी गणना वर्तमान बाजार कीमत पर की जाती है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। वह सकल घरेलू उत्पाद जिसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष पहली बार लिंग बजट विवरण प्रस्तुत किया गया था? भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष पहली बार लिंग बजट विवरण प्रस्तुत किया गया था? आंसर दोस्तों इसका वर्ष 2005 से 6 के दौरान। वर्ष 2005 से 6 में पहला लिंग बजट संसद में पेश किया गया था। 2005 से 6 में पहला लिंग बजट संसद में पेश किया गया था। दिसंबर 2004 में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों और विभागों को 1 जनवरी 2005 तक लिंग बजट सेल स्थापित करने के निर्देश जारी किए थे। 129वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को डैश के द्वारा नहीं जुटाया जा सकता है। किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को डैश के द्वारा नहीं जुटाया जा सकता है। तो दोस्तों आंसर इसका आपका ऑप्शन डी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधन मुद्रास्फीति के द्वारा नहीं जुटाया जा सकते हैं। इसे सार्वजनिक बचत, प्रारंभिक बचत, कराधान आदि के द्वारा जुटाया जा सकता है। मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधन मुद्रास्फीति के द्वारा नहीं जुटाए जा सकते हैं। इसे सार्वजनिक बचत, प्रारंभिक बचत, कराधान आदि के द्वारा जुटाया जा सकता है। 130वां प्रश्न है, डैश एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय शेयर बाजार के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के समय लगाया जाता है। डैश एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय शेयर बाजार के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के समय लगाया जाता है। दोस्तों आंसर इसका प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी एक प्रकार का वित्तीय लेन देन कर है जो स्रोत पर एकत्रित कर टीसीएस के समान है। एसटीटी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। एसटीटी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। 131वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों आपको असत्य कथन बताना है। दिए गए आपके कथन है, इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है। दूसरा है, यह कर के दूरगामी प्रभाव को समाप्त करता है। यह कर के दूरगामी प्रभाव को समाप्त करता है। तीसरा दोस्तों आपका दिया गया कथन है, यह वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण से संबंधित विवाद को हल करता है। दोस्तों चौथा आपका कथन दिया गया है, वस्तु एवं सेवा कर पंजीकृत खुदरा विक्रेताओं के लिए एक लागत नहीं होगी, इसलिए इसमें कोई छिपा कर नहीं होगा। वस्तु एवं सेवा कर पंजीकृत खुदरा विक्रेताओं के लिए एक लागत नहीं होगी, इसमें कोई कर छिपा नहीं होगा। दोस्तों आपको असत्य कथन बताना है तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कि इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है। इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है। दोस्तों ये आपका वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में जो है ये असत्य कथन है, बाकी तीनों ही ये सत्य है। अनुपालन लागत वे सभी खर्च हैं जिनका उपयोग एक कंपनी सरकारी नियमों का पालन करने के लिए करती है। अनुपालन लागत वे सभी खर्च हैं जिनका उपयोग एक कंपनी सरकारी नियमों का पालन करने के लिए करती है। जीएसटी अनुपालन रेटिंग सरकार द्वारा सभी पंजीकृत व्यवसाय को उनके जीएसटी नियमों और विनियम नियमों के अनुपालन रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया स्कोर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है? निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है? दोस्तों आंसर है इसका सेवा कर। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिन्हें किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिन्हें किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। सेवा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है जबकि अन्य सभी विकल्प राज्य सरकार के कर हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 133वां प्रश्न, भुगतान शेष के चालू खाते में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? भुगतान शेष के चालू खाते में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? आंसर है इसका निवेश को। भुगतान संतुलन पर चालू खाता माल, सेवाओं, निवेश, आय और हस्तांतरण भुगतानों के प्रवाह और बहिर्वाह को मापता है। भुगतान संतुलन पर चालू खाता माल, सेवाओं, निवेश, आय और हस्तांतरण भुगतानों के प्रवाह और बहिर्प्रवाह को मापता है। चालू खाते के मुख्य घटक हैं, माल में व्यापार दृश्यमान संतुलन, सेवाओं में व्यापार अदृश्य शेष,
उदाहरण के लिए बीमा और सेवाएं, बीमा और सेवाएं। 134वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? निम्न में से कौन सा संबंध सही है? दिए गए हैं दोस्तों, जीएनपी बराबर है जीडीपी मल्टीप्लाई विदेशों से शुद्ध साधन आय। जीएनपी बराबर है जीडीपी माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय। जीएनपी बराबर है जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय। और जीएनपी बराबर है आपकी जीडीपी बटे में विदेश से शुद्ध साधन आय। तो दोस्तों आपको सही बताना है फार्मूला इनका। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही है। जीएनपी बराबर है जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय। जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय आपकी कहलाती है जीएनपी। सकल घरेलू उत्पाद आपका बराबर है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय के। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से शुद्ध संपत्ति आय के। विदेशों से इस शुद्ध आय में लाभांश, ब्याज और लाभ शामिल है। जीएनआई सकल राष्ट्रीय आय बराबर है आपकी जीएनपी के समान में नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है, चाहे देश में हो या नहीं, चाहे देश में हो या नहीं। 135वां प्रश्न है, जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म है जीएसटीआईएन के। जीएसटी के तहत केंद्र द्वारा एक सेवा कर पंजीकरण संख्या प्रत्येक सेवा बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम प्रदाता को दी जाती है। सभी सेवा प्रदाता एक ही प्रारूप संख्या के अंतर्गत है और इसमें 16 अंक होते हैं। इसमें 16 अंक होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तित किया गया था? भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तित किया गया था? आंसर दोस्तों इसका वर्ष 1963 में। वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम प्रत्यक्ष करों और उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के लिए राजस्व बोर्ड को अलग करता है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम प्रत्यक्ष करों और उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के लिए राजस्व बोर्ड को अलग करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता उस अमेरिकी अर्थशास्त्री का नाम बताएं जिनकी यूएस कांग्रेस को सौंपी गई राष्ट्रीय आय 1929 से 35 शीर्षक वाली रिपोर्ट ने देश के समग्र कल्याण के अंतिम माप के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का मार्ग प्रशस्त किया। नोबेल पुरस्कार विजेता उस अमेरिकी अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिनकी यूएस कांग्रेस को सौंपी गई राष्ट्रीय आय 1929 से 35 शीर्षक वाली रिपोर्ट ने देश के समग्र कल्याण के अंतिम माप के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों आंसर इसका साइमन कुजनेस। साइमन कुजनेस। साइमन कुजनेस एक रूसी अमेरिकी विकास अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद। साइमन कुजनेट्स को आर्थिक विकास पर उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र में 1971 के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साइमन कुजनेट्स एक रूसी अमेरिकी विकास अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद। साइमन कुजनेट्स को आर्थिक विकास पर उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र में 1971 के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें देश के समग्र कल्याण के अंतिम उपाय के रूप में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना पर उनके काम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद, स्थायी पूंजी निर्माण और अन्य व्यापक आर्थिक समुच्चय से युक्त राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नामक एक वार्षिक दस्तावेज का प्रकाशन करता है? आंसर दोस्तों इसका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय में एक सरकारी एजेंसी है। सांख्यिकी मंत्रालय के तहत भारत जो सकल घरेलू उत्पाद, निश्चित पूंजी निर्माण और अन्य व्यापक आर्थिक समुच्चय युक्त राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक से एक वार्षिक प्रकाशन लाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश एक निश्चित सीमा में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। डैश एक निश्चित समय सीमा में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। दोस्तों आंसर है इसका सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है।
समग्र घरेलू उत्पादन के व्यापक माप के रूप में यह देश के आर्थिक स्वास्थ्य के व्यापक स्कोर कार्ड के रूप में कार्य करता है। 140वां प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, भारत में प्रमुख राज्य कर निम्न में से कौन है? भारत में प्रमुख राज्य कर निम्न में से कौन है? दोस्तों आंसर है इसका स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण पंजीकरण शुल्क संपत्ति के विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए सरकार द्वारा लगाए जाने वाला शुल्क है और स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के दस्तावेजों की कानूनी मान्यता पर लगाए जाने वाला कर है। हालांकि स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क स्वामित्व के प्रकार और संपत्ति के लेन देन मूल्य पर निर्भर करते हैं। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण पंजीकरण शुल्क संपत्ति के विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क है और स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के दस्तावेजों की कानूनी मान्यता पर लगाए जाने वाला कर है। हालांकि स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क स्वामित्व के प्रकार और संपत्ति के लेन देन मूल्य पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 141वां प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था? आंसर दोस्तों इसका फ्रांस। फ्रांस। वस्तु एवं सेवा कर को लोकप्रिय रूप से जीएसटी के रूप में जाना जाता है। वस्तु एवं सेवा कर को लोकप्रिय रूप से जीएसटी के रूप में जाना जाता है, जिसे पहली बार 1954 में फ्रांस में पेश किया गया था। जिसे पहली बार 1954 में फ्रांस में पेश किया गया था। यह भारत में 1 जुलाई 2017 जिसे जीएसटी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 1 जुलाई 2017 से संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी ने भारत की मौजूदा कर प्रणाली को एक ही कर में बदल दिया। 142वां प्रश्न है, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम डैश होगा। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम डैश होगा। दोस्तों आंसर है इसका अपस्फीति। अपस्फीति। अपस्फीति से तात्पर्य उस स्थिति से है जब वस्तु और सेवाओं की कीमत घटती रहती है। ऋणात्मक मुद्रास्फीति को अपस्फीति के रूप में भी जाना जाता है। अपस्फीति से तात्पर्य उस स्थिति से है जब वस्तु और सेवाओं की कीमत घटती रहती है। ऋणात्मक मुद्रास्फीति को अपस्फीति के रूप में भी जाना जाता है। 143वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है। दोस्तों आंसर है इसका मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति उस स्थिति को संदर्भित करती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती रहती है। जब सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है तो मुद्रा की प्रत्येक इकाई कम सामान और सेवाएं खरीदेंगी और मुद्रा की प्रत्येक इकाई कम सामान और सेवाएं खरीदेंगी। अंत में मुद्रा की क्रय शक्ति भी कम हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 144वां प्रश्न, फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होता है? फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होता है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं, सकल घरेलू उत्पाद में कमी, सकल घरेलू उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं, अलग अलग देशों तथा आर्थिक परिस्थितियों में प्रभाव अलग अलग हो सकता है, और चौथा और दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। तो दोस्तों आपको आर्थिक जो प्रभाव है वो आपको बताना है फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि के अकॉर्डिंग। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अर्थ है राजस्व में वृद्धि, जिसका अर्थ है कि उसी लागत पर अधिक निर्यात करना जो अंततः फर्म की उत्पादकता को बढ़ाता है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अर्थ है राजस्व में वृद्धि, जिसका अर्थ है कि उसी लागत पर अधिक निर्यात करना जो अंततः फर्म की उत्पादकता को बढ़ाता है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ अर्थशास्त्र के 4th टॉपिक राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट, कराधान और जीडीपी से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे कवर होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।